हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 7 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पैराजंबल्स का टाइप नंबर 4। अगर हम तरीके से कह दो या लेवल नंबर 4 हम कह दो। होता क्या है डियर कि मैंने आपको कहा था वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पैराजंबल्स, या तो वो आपको ABCD करके एग्जाम लिखता है मेरे भाई, या एग्जामिनर आपको PQRS लिखकर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को जाना। इसी में एक छोटा सा फर्क करता है मेरे भाई कि आपको पहला स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स करेगा, बीच के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, ये मेन एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब जो हम आज करने वाले हैं वो किस टाइप के पैराजंबल्स करने वाले हैं। आपके पास एक ही सेंटेंस को वो ब्रेक कर देगा। मतलब अगर आप सबको देखेंगे PQRS को जोड़कर, तो वो कंप्लीट एक सेंटेंस बन रहा होगा बस। तो ये आसान क्यों पड़ जाता है? क्योंकि एक ही सेंटेंस को तोड़ा जाता है, तो आप आराम से यहां अपने ऑप्शंस की हेल्प से आंसर कर पाते हैं। कैसे? आज उसी की प्रैक्टिस करनी। दूसरी बात, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में थी कि आज ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, लेकिन फिर दिमाग में आई कि इस सेशन में नहीं, एक और टाइप के पैराजंबल बचे हैं, वो करके फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे तो मजा आ जाएगा। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा, ताकि ये हो जाए कि सारे पैराजंबल्स हमने प्रैक्टिस कर लिए मेरे भाई, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सारे स्टार्ट कर दिए करने। तो सफिशिएंट आपकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस पैराजंबल्स की हो जाएगा। इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। सो चलिए, इस फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ गए होंगे, फटाफट पधारिए और स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। इसमें अगर हम देखें तो इन्हें बोल दिया जाता है रीअरेंजमेंट। आपको करना है, रीअरेंज करना है द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के, ठीक है, एक ही सेंटेंस के भागों को आप अलग अलग पाओगे, जिनको आपको अरेंज करके यहां पर इन्हें, ठीक है, एक सेंटेंस बनाना होगा। फिर आपके पास ये 4 PDF माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 4 PDF क्या हो जाएंगी? हाँ जी बेटा, ठंड बहुत है, देखो मैंने तब भी शर्ट डाल रखे ना, इतनी ठंड में भी। हाँ जी, देखो, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4 में बेसिकली है हमारे पास ये आज की टाइप। फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक PDF आपको वो मिलेगी। तो 1 2 3 4 PDF और एक 5 ही हुई। तो पैराजंबल्स आपके सफिशिएंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है डियर, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा है। डन है? क्लियर? तो अब ये क्या है? रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आइए जी, मुलाकात करते हैं हम सेट नंबर 1 से। 10-10 क्वेश्चंस के 4 सेट हैं इसमें, ठीक है? वेरी गुड। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस देखें, तो आपको ये एक सेंटेंस ही है, आपको इसे मीनिंग को अंडरस्टैंड करके देखना होगा। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ। खत्म। ये है आपके पास 4 ऑप्शन है, बनाइए। तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ साथ एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। अभी खुद से ट्राई ना करें, मेरे साथ साथ चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है भैया, साथ साथ चीजों को समझने की कोशिश करें। इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम इसमें देखते हैं, तो हमें कहता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ। अब एक बात बताओ, द स्टडी ऑफ। अब अगर हम देखें द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी हो रही होगी? किस चीज की स्टडी हुई? कोई ना कोई ऑप्शंस आपको हिंट देते हुए नजर आ जाएंगे। तो आपने देखता है सर, एक तो ये हिंट है द स्टडी ऑफ। द स्टडी ऑफ किसकी? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। और एक और इसमें ध्यान रखिएगा, उल्टा है बेटा। P ये है, Q ये है, R ये है, S ये है। कई बार स्टूडेंट P इसे समझ जाते हैं, आंसर तो पेपर में सही था, लेकिन उन्होंने गलती इसको समझने में कर दी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये चीजें ऐसे लेनी है। आपने लिखा सर किसकी फॉर्म हो सकती है?
किसकी फॉर्म हो सकती है? द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी हो सकती है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ बिल्कुल हो सकता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी बिल्कुल हो सकती है। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, भाई ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। मतलब अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं एस और आर को बोल के देखता हूं तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, कि भाई स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की आप स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्टडी किसकी होगी, तो एस के बाद आपको आर अजीब लग रहा है तो नहीं काटा, एस आर उसने कहीं दिया भी नहीं। एस के बाद आपको अगर पी कहूं, मतलब एस के बाद पी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ बिल्कुल लग रहा है। अगर एस के बाद मैं कहूं क्यू, अगर एस के बाद मैं क्यू कहूं तो क्या आपको एस के बाद क्यू लग रहा है? अगर मैं कह रहा हूं द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सो सर हो सकता है शायद ये भी हो, लेकिन यहां से कोई हिंट नहीं कटी। हमने बोला चलो कोई नहीं दूसरी कुछ चीज चेक कर लेते हैं भैया, कोई नहीं दूसरी कुछ चीज चेक कर लेते हैं। तो डियर क्या एस स्टार्टिंग लग रहा है? बिल्कुल, लेकिन देखो स्टार्टिंग क्या नहीं हो सकता, स्टार्टिंग क्या नहीं हो सकता। अब आप देखोगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ। अब आपको ये देखो यहां पर दो तीन हिंट है, कई हिंट आपको मिलेंगे यहां, क्योंकि ऑप्शंस इतनी तगड़े लेवल पे हेल्प कर देंगे यहां पर, बहुत ही तगड़े लेवल पे। तो आपने बोला हाँ सर एस भी स्टार्टिंग लग रहा है, मेरे को तो एस भी स्टार्टिंग लग रहा है। बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, ये भी स्टार्टिंग लग सकता है कि भाई इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, क्या है? फॉर्म्स ऑन अर्थ, क्या है? फॉर्म्स ऑन अर्थ, या द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कुछ भी। तो कई बच्चे यहां पर, इसलिए मैं कमेंट के थ्रू जा रहा हूं अभी आपको ट्रिक बताने से पहले, कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर देखो एस स्टार्टिंग लग रहा है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्यू स्टार्टिंग लग रहा है। ठीक है, आर अगर हम देखें तो बेटा आर है ये फॉर्म्स ऑन अर्थ, देखो आर स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है, फॉर्म्स ऑन अर्थ, क्योंकि अब डायरेक्टली फॉर्म्स है, अर्थ पे वो फॉर्म्स है किस चीज की, कुछ ना कुछ जिक्र होना था, तो आर स्टार्टिंग नहीं लग रहा है। चलो ये ऑप्शन हमें नॉनसेंस लगा। हमें पी स्टार्टिंग हो सकता है बेटा हिस्ट्री ऑफ लाइफ, नहीं, क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं। क्योंकि अगर हम ये देखें हिस्ट्री ऑफ लाइफ, क्या बोलोगे? हिस्ट्री ऑफ लाइफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो पी और क्यू तो एक साथ वैसे भी नहीं बोल पाओगे बेटा आप, पी क्यू इसमें एक साथ है, क्योंकि अगर आप पी और क्यू एक साथ बोल रहे हैं तो वो नॉनसेंस जा रहा है। हाँ तो ये चीज है। अब क्या करोगे? अब आसान आ जाओ, एक बार सारी इंफॉर्मेशन को समेटो, लंबी सांस लो, छोड़ दो। अब इसका तरीका बताता हूं आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे। इस टाइप को क्वेश्चंस करने के लिए दो टाइप के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं बेटा। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो इतनी जल्दी पेपर में चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं और अपना सेंटेंस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश में उन्होंने चीजें बचपन से देखी तो उनको समझ आ जाता है कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो मीनिंग पूरा निकाल लेते हैं। जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक है उनको एग्जाम में क्या करना है, जब भी आप इस टाइप का सेंटेंस देखते हैं जिसको एक ही सेंटेंस से बनाना है, आप आराम से चिल करके कोई भी दो आपस में पड़ाव पढ़ के देखिए। जो पेयर नहीं बन पा रहा हो उसको काटिए, जो पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है उस ऑप्शन को एक बार पढ़ के देख लीजिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे मैं मान के चल रहा हूं बेटा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही होते हैं, जिनकी इंग्लिश सामान्य होती है, उनके लिए यह तरीका बहुत ही लाजमी है कि आप पेयर्स बनाएं। देखिए क्या वो चीज उसके बाद हो सकती है। आप वर्ब्स की हेल्प लीजिए, वर्ब है तो ये किसके लिए आई होगी, आपके लिए वो चीजें फायदेमंद रहेंगी। चलो अब जरा अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, अब इन क्वेश्चन को एक बार फ्रेश देखते हैं। देख लिया, कंफ्यूज एक बार हो गए, कुछ भी पढ़ते रहो। तो आपने क्या बोला, चीजों को देखा सर, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब एक बात बताओ, अगर आप इस चीज को इस चीज से जोड़ोगे तो बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बायोलॉजी अपने आप में नाउन ही है, इवोल्यूशनरी एडजेक्टिव हो गया। अब ये नाउन इस नाउन से बैक टू बैक कैसे जुड़ जाएगा बेटा? हिस्ट्री ऑफ लाइफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ लाइफ बायोलॉजी, सर ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो एडजेक्टिव हो गया बेटा इसका, तो ये तो दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते। कैसे बोलोगे आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ लाइफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? नहीं, एक नाउन दूसरे नाउन के बैक टू बैक नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब मेरे बच्चे पी और क्यू एक साथ नहीं हो सकते बेटा। पी क्यू इसमें भी साथ है, पी क्यू इसमें भी साथ है, तो ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। मेरे पास अब दो ऑप्शन बचे। जब एग्जाम में मेरे पास दो ऑप्शन बचे बेटा, मैं सिंपल दो ऑप्शंस को देखूंगा और ये सोचूंगा एक बार इसको पढ़ लेता हूं, एक बार इसको पढ़ लेता हूं। 2 सेकंड लगनी है मेरे बच्चे, पेपर में पढ़ना पड़ेगा। आप वो टाइम पास छोड़ दो ना, पेयर बनाओ फलाना ढिमकाना, भाई दो ऑप्शन एग्जामिनर ने कटवा दिए
तो पढ़ के देखो। क्यू पढ़ो बेटा पहले। क्यू कौन सा है? ये रहा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हाँ, फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो लाइफ हमारी जो है वो जो धरती पर बनती है उनकी स्टडी होती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो सेंटेंस क्या बन रहा है बेटा? देखो क्यू, क्यू कौन सा है? ये वाला, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। कौन सी हिस्ट्री ऑफ लाइफ? फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो लाइफ हमारी हिस्ट्री ऑफ लाइफ है जो धरती पर बनती है। सर ये तो करेक्ट लग रहा है। आइए इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ें मेरे बच्चे, तो ये कह रहा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हाँ, द स्टडी ऑफ। अब बेटा पी और एस आप एक साथ बोल के देखो कितना घटिया लगेगा। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, आपने पी बोला, हिस्ट्री ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ। अब हिस्ट्री ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ, फिर से वही हुआ बेटा, नाउन के बाद आप बैक टू बैक नाउन बोलोगे, लाइफ द स्टडी ऑफ, तो बेटा ये दोनों आपस में रिलेट नहीं होंगे, पीएस नहीं रिलेट होगा, एसपी हो जाएगा। क्यों? द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ की स्टडी। आप अगर ये लिखोगे बेटा हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ, बेटा कैसे रिलेट करोगे इस चीज को? तो ये और ये तो बोला जा सकता है, ये नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब बेटा पी और एस गलत हुआ, बी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन को क्यों आपको मुश्किल बनाना है? क्यों मुश्किल बनाना? अब आप उसको पढ़ो तो आप देख पाओगे बड़े प्यार से। इवोल्यूशनरी पहले पे ये पढ़ना बेटा, दूसरे पर एस पढ़ना, तीसरे पर ये पढ़ना और चौथे पर ये पढ़ना। अब अपने आप समझिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ हमारी अर्थ पे बनती है उनकी स्टडी ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। कितना आसान से काम, कितना आसान से काम क्या। और आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इनको आगे बढ़ते चले जाओगे आपकी बात बनती चली जाएगी। दूसरी चीज, कोई स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से, उनके लिए चीजें आसान होती हैं क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होती है, तो ऐसी भाषा उनको और आसान। ठीक है, चलो अब ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस बन जाएगी कि आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी मेरे साथ साथ ही रखिएगा, ज्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश ना करें। ठीक है भैया, फुर्ती दिखाने की कोशिश ना करें। कहता है बेटा, लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां पर देखेंगे बेटा, जब आप यहां पर देखेंगे लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ, आप बोलोगे सर ये पी और ये क्यू, क्या पी क्यू हो सकता है? सर कैसे बोलूंगा? लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ, कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ नहीं सर, द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन। तो आपने बोला सर लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ, ठीक है सर बोल नहीं पा रहा, दोनों एक साथ बोल नहीं पा रहा, तो बेटा आप ध्यान से देखोगे तो आप पी क्यू नहीं बोल पा रहे, आप पी क्यू नहीं बोल पा रहे। तो क्या पी क्यू है? पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू है। ये एग्जामिनर बेवकूफ नहीं, उसने एक ही ऑप्शन कटवाया क्योंकि इजी था ना। चलो आगे देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स बोल पा रहे हो बेटा, हो सकता है क्यू आर हो भैया, ठीक है हो सकता है। क्यों बोल पा रहे हो? द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन। अब एक और तगड़ी देखिएगा बेटा, देखो अब आ यूनिक इवेंट इन और लाइफ इज कंसिडर्ड, तो आप अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे बेटा तो आपको ये नजर आएगा ये मेन वर्ब और वो है हेल्पिंग वर्ब और ये पैसिव वॉइस है। लाइफ इज कंसिडर्ड, लाइफ कंसिडर की जाती है ना, लाइफ कंसिडर की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में पैसिव वॉइस है पी और यहीं पर आपको ये वर्ब नजर आ रही है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? लाइफ। भाई बिल्कुल हो सकता है, ठीक है बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं, लाइफ सब्जेक्ट है कोई और सब्जेक्ट है, तो कह रहा है डैश लाइफ इज कंसिडर्ड, तो आपने बोला पीक्यू नहीं बोल पा रहे थे तो पीक्यू हमने काट दिया, कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन कटा। कहता द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट। अब देखो बेटा, द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अ यूनिक इवेंट इन। अब आप देखोगे तो बेटा आप आर और एस भी एक साथ नहीं बोल पा रहे होगे। अब अगर आप आर एस बोलोगे तो वो नॉनसेंस लगेगा। क्या आर एस दिया है? कहीं भी आर एस नहीं दिया,
चलो उल्टा बोल के देख लो, द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स लाइफ। अगर मैं आर के बाद पी बोलने की कोशिश करूं बेटा, आर के बाद पी, सर वो भी नहीं बोल पा रहा, आर के बाद पी दिया भी नहीं। तो अब देखो तीनों में क्या है, यहां पर दिया है बेटा एस क्यू और यहां पर भी दिया है एस क्यू। अगर मैं देखूं एस क्यू एक साथ नहीं हुआ तो दोनों ऑप्शन कटेंगे, ए आ जाएगा। अगर मैं इधर देखूं तो और कोई है, और कोई कॉमन किसी में भी नहीं है। पीएस पीएस ये भी है, देखो एस क्यू था, यहां भी पीएस है, यहां भी पीएस है। तो आपको कोई भी एक चीज पकड़ के चलनी है बस। अब जरा एस क्यू को देखो, एस हमारे पास है ये, अ यूनिक इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ। भाई लग रहा है सर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक बार बेटा पढ़ के देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। पी पढ़ रहा है, लाइफ इज कंसिडर्ड, एस कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन, ठीक है, फिर क्यू द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। आपने बोला सर अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि दो चार लाइनें हैं, आपने पढ़ के देख ली। आपने पढ़ा लाइफ इज कंसिडर्ड, हाँ, फिर अ यूनिक इवेंट इन, फिर द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। भाई लाइफ कंसीडर की जाती है, क्या कंसीडर की जाती है, मीनिंग नहीं आ रहा है। अब ये पढ़ के देखो बेटा, एस क्यू पी आर। अब मैंने एस पढ़ा, ठीक है, अ यूनिक इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ, ठीक है, लाइफ इज कंसीडर्ड। भाई आपने बोला सर ये भी नॉनसेंस लग रहा है, तो ये भी कटा, ये भी कटा, तो आंसर ये रहा होगा। एक बार पढ़ के देखते हैं बेटा, क्यू में क्या लिखा है, द ओरिजिन ऑफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट, ठीक है, अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको ये बिंदास समझ में आएगा। तो आप पढ़ के देखो बेटा, ये बिल्कुल हो गया। क्या? देखो एक बार दोबारा, क्यू में क्या है, द ओरिजिन ऑफ, ये पहले पे पढ़ना बेटा, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड। लाइफ का जो ओरिजिन है उसको कंसिडर किया जाता है, क्या क्या कंसिडर किया जाता है, अ यूनिक इवेंट, एक यूनिक इवेंट कंसिडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की हिस्ट्री में। एक सेकेंड रुकिएगा डियर, आपकी कमेंट्स रुक गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे मेरी बातें सुनते रहिए, मैं कमेंट्स को कर रहा हूं, ठीक। इससे आपको एक बात बेहतरीन पता चल गई कि सर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का, आपको ऑप्शंस को ही एलिमिनेट करना होगा डियर, आपको ऑप्शंस को ही एलिमिनेट करना होगा। सर अगर ऑप्शन ही समझ नहीं आए तो भाई ऑप्शन तो पढ़ने पड़े। इसीलिए उसने क्या किया, यहां कोई हिंट नहीं दी बेटा, कोई भी हिंट नहीं दी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो एग्जामिनर क्या चाहता था, आप पूरी सेंटेंस पढ़ो भाई, तो आपको पूरा सेंटेंस ही पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा सेंटेंस ही पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग निकालना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे अभी मेरे साथ, आज की ही क्लास जब तक एंड होगी आप इस टाइप के मतलब क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस दिखा चुके हो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरा टैकल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को माय डियर स्टूडेंट्स कोशिश करो, ऑप्शंस को पढ़िएगा, वैसे उस चक्करबाजी में इसको मत पढ़िएगा। ऑप्शंस को ही पढ़िएगा। हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। थर्ड में कहता है भैया, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। अब ध्यान से सुनो, अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक हिंट नजर आएगी मेरे बच्चे, वो है एंड से रिलेटेड। अगर थर्ड को आप देखोगे तो वो एंड से रिलेटेड नजर आएगी। कैसे नजर आएगी जरा ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, और एंड है, तो ये किसी ना किसी को तो जोड़ेगा ना बेटा, सेम चीजों को। अगर यहां ये नाउन है तो इससे पहले भी ये नाउन को ही जोड़ेगा। यहां भी एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ेगा, तो पहले भी ये नाउन को जोड़ेगा। कैसे? हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस, नहीं सर, हाउ वी मैनेज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म और नाउन तो जुड़ेगा नहीं, तो क्यू और आर तो एक साथ हो नहीं सकता। क्या क्यू आर गिवन है कहीं? ये रहा, ऑप्शन काट दो। देख रहे हो? आगे सुनिए, क्योंकि एंड कॉम्पिटिटिवनेस है तो ये सब्जेक्ट है, अगर मतलब ये नाउन है तो ये नाउन को ही तो जोड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको कैसे जोड़ सकते हो, ये तो नहीं जुड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब पी और आर भी आप एक साथ बोलो, नॉनसेंस लगेगा बेटा,
क्या पी आर गिवन है? ना पी आर इसमें, ना पी आर इसमें, ना पी आर इसमें। बच गया, बच गया। चलो अब हम एक बात को समझे, क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल जुड़ सकता है। क्यों? क्यों? क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ नाउन है एंड कॉम्पिटिटिवनेस नाउन है, तो ये नाउन और ये नाउन भैया दोनों जुड़ सकते हैं। ठीक है भैया, कहीं ना कहीं कहानी बन सकती है। तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपको एस और आर जुड़ता हुआ नजर आएगा। भैया एस और आर जुड़ता हुआ नजर आएगा। आपने बोला सर हाँ, एस और आर तो मुझे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एस और आर तो नजर आ रहा है। तो बताओ बेटा, अब कुछ हिंट तैयार हुई आपके लिए? हिंट तैयार हुई? आपने बोला सर हाँ, वो नाउन और नाउन हमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। बेटा यहां कोई नाउन नहीं, यहां कोई नाउन नहीं, तो एस आर यहां भी नहीं, एस आर यहां पर भी है और यहां पर भी है। देख लो कितना शातिर है दिमाग। अगर ये काट दूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अब मैं बेवकूफी नहीं करूंगा हिंट ढूंढने की, मैं उसे पढ़ूंगा। क्या एस स्टार्टिंग हो सकता है या आर स्टार्टिंग? बेटा एस स्टार्टिंग हो सकता है। क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, यार एस स्टार्टिंग तो अजीब लग रही है सर, नहीं लग रहा, तो ये लग रहा है हाँ, पत्थर की लकीर ने पढ़ लो एक बार। क्यों पढ़ो बेटा? पहले हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कैसे हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को मैनेज करें, इज है, क्या है? इज क्रिटिकल, मुश्किल है, टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। बिल्कुल करेक्ट। सर क्या हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। अगर मैं बोलूं हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है वो आसान है सीखने के लिए, ठीक है ना। इज इजी टू टीच, आसान है पढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल स्टार्ट, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ये हिंट थी बेटा, इस तरीके से हिंट देखनी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? बढ़ेगा, तब समझ आएंगे। एकदम से भगवान नहीं बनोगे बेटा 2-3 क्वेश्चन करके, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस इनमें देखना होगा। ठीक है, चलो तो इनके जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप समझ आएंगे। अब फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रेटजी नाउन है। आगे कहता है फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज जनरली इनसेपरेबल। बेटा एक बहुत प्यारी हिंट है मेरे बच्चे, क्या है? इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। बेटा इनके साथ फ्रॉम आता है, सेपरेशन फ्रॉम, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनसेपरेबल फ्रॉम, तो बेटा ये थी इसमें हिंट। एस के बाद आर आएगा, ये तो आर है ना बहुत सारा, इसको क्यों पढ़ लेता है बच्चा कई बार, एस क्यू। और मैंने अभी भी समझाया बेटा ये पीछे है, ये एस है तो ये आर है ये वाला, तो मेरे बच्चे एस और आर एक साथ है। इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो हमें एक तगड़ी हिंट मिली, सर एस आर एक साथ है। एस आर इसमें भी है, एस आर इसमें भी है, एस आर इसमें नहीं है, एस आर इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन। अब जब दो ऑप्शन बचेंगे तो मैं सुख शांति से क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्या मेरे बच्चे एस स्टार्टिंग हो सकता है? एस इज जनरली नहीं सर, एस स्टार्टिंग कैसे होगा? ये तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है, तो ये स्टार्टिंग होगा। तो पेपर में ये मार्क कर दो। अगर समय कम है तो इसे टिक करके आगे पढ़ लो, अगर समय है बेटा प्रॉपर 100% श्योर हो अपने आंसर पे उसे पढ़ के देखो। ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन सर्विस फॉर्म्स में ऑपरेशन स्ट्रेटजी जो है क्या है? इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से अलग है। तो ऑपरेशन स्ट्रेटजीज सर्विस फॉर्म्स में इनसेपरेबल है फ्रॉम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। बिल्कुल ठीक, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से ऑपरेशन स्ट्रेटजी अलग है, एकदम बिंदास। बन गया भाई, आया मजा? तो चीजें कुछ नहीं पता बेटा कहां पे क्या हिंट मिले और किस हिंट पे आपको काम करना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कहता है आर ट्रेवलिंग कोमा, बेटा कोमा है तो जरूर कुछ ना कुछ फ्लो उठाएगा, वो फ्लो उठाएगा।
आर ट्रेवलिंग कोमा अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, एक रिसेंट सर्वे ने रिवील किया है दैट कि ओ क्या दे आर वरिड अबाउट देयर सेफ्टी इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस। अब ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है हैज रिवील्ड, कुछ रिवील किया है। बेटा क्या रिवील किया है, क्या रिवील किया है सर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको नहीं लग रहा बेटा दैट कंजंक्शन आना चाहिए। अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड दैट दे आर वरिड अबाउट देयर सेफ्टी। अब एक बात बताओ, अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड आर ट्रेवलिंग, नहीं। अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड इवन एज मोर एज इंडियंस, नहीं। बेटा क्यू के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आर बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते आप। उन्होंने रिवील किया है क्या, तो उसके बाद ना तो आप ऐसे बोल पा रहे ना ये, आप क्या बोल पाओगे। दैट कंजंक्शन क्या रिवील किया बताओ, मैं जानता हूं, आई नो दैट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, तो वही तो क्या रिवील किया दैट। तो बेटा मुझे लगा सर क्यू आर ही एक साथ होने चाहिए और कोई क्यू के साथ जच नहीं रहा सर, क्यू आर एक साथ है, क्यू आर एक साथ है, क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, लेकिन पत्थर की लकीर तो नहीं है। मैंने सोचा चलो अब इसे पढ़ते हैं। एस पढ़ो बेटा, कहता है एस देखो, इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग, ठीक है, क्या कहता है, इवन मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ट्रेवल कर रहे हैं यार, इसलिए कोमा था। फिर अगला सेंटेंस चालू किया उसने, तो इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रेवलिंग कोमा अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड दैट दे आर वरिड अबाउट देयर सेफ्टी। कहता है ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ट्रेवल कर रहे हैं और रिसेंट सर्वे कहता है वे अपनी सेफ्टी के बारे में थोड़े से चिंतित हैं। वे कौन, इंडियंस। वही बहुत तगड़ी हिंट थी। और एक और प्यारी हिंट थी बेटा, पहले नाउन आएगा बाद में तो प्रोनाउन यूज होगा ना, तो ये इसके बाद ही होगा कहीं ना कहीं। बहुत प्यारी प्यारी हिंट थी, लेकिन ये तगड़ी थी। बताओ बेटा, अब हमने बोला सर इवन एज मोर एज सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल बेटा, क्योंकि कोमा ले लिया उसने, कोमा ले लिया। जैसे इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल सक्सीड, या यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो भाई क्यों नहीं हो जाएगी उससे स्टैटिक, कोमा ले, कोमा ले। So even as more and more Indians are traveling, a recent survey has revealed that they are worried. they कौन, इंडियन। तो भैया एस के बाद ही तो कहीं ना कहीं आर होगा, एस के बाद ही तो कहीं ना कहीं आर होगा, बाद में जाके कहीं। एस से पहले आर थोड़ा ना आ जाएगा, एस से पहले आर थोड़ा ना आ जाएगा, पहले नाउन आएगा बाद में तो प्रोनाउन मारोगे। फिर दो ऑप्शन बचे, दो बचे तो क्यू बचा, क्यू क्या, रिसेंट सर्वे हैज क्यू, फिर रिवील्ड, एस कैसे बोल दोगे, एज मोर एज, इवन मोर एज, क्यों, क्यू के बाद तो रिवील के बाद दैट ही आना था, फिर ये गलत होता, फिर ये चुना जाता। तो इससे स्टार्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल क्यों नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हुआ ना काम आसान। तो इसमें भी एक तगड़ी हिंट थी। तो एग्जामिनर हिंट फेंकेगा बेटा, बस आपको कैच करना है। कैच कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है। अब 6 में अपनी कमांड बनाते हैं। कहता है भैया द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की इमेजिनेशन है, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टोरीज कैन एक्सरसाइज। अब आपने बोला सर मैं पी और क्यू एक साथ नहीं बोल पा रहा, पी क्यू गिवन है, काट दो इसको। तो चलो आगे बढ़ो। स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज है, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज। मतलब अगर मैं क्यू आर को भी पढ़ रहा हूं तो क्यू आर से भी मैं कुछ खासा खुश हूं नहीं, और क्यू आर गिवन भी नहीं है। चलो, बिकॉज दे टेल, क्योंकि वे बताती हैं। कौन बताती है, बिकॉज दे टेल, यार स्टोरी ही बताती होंगी। चलो चेक करते हैं सर, आप ध्यान से सुनो। क्योंकि वे बताती हैं बेटा, बिकॉज से कभी शुरुआत तो होगी नहीं, तो एस स्टार्टिंग भी नहीं होगा। देखो कितना निकम्मा एग्जामिनर, यही ऑप्शन दो दो बार कटवा रहा है, दो दो हिंट से। ठीक है, अब जरा देखते हैं बेटा क्यू में क्या कहता है। क्यू में कहता है स्टोरी कैन एक्सरसाइज, क्यू भी स्टार्टिंग हो सकता है। आर में क्या कहता है मेरे बच्चे, आर में कहता है मोर देन द स्टोरीज। अब बेटा मोर देन द स्टोरीज, अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, मोर देन द स्टोरीज किसको रिलेट कर रहा होगा, बताओ। मोर देन द स्टोरीज किसको रिलेट कर रहा होगा, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन मोर देन द स्टोरीज। क्या मैं पी के बाद आर बोल दूंगा, मतलब अगर दो स्टेटमेंट, अगर चलो एक काम करते हैं, इसी में पढ़ के देख लो। क्या अगर मैं इसमें क्यू आर बोलूं बेटा, जो इमेजिनेशन है बच्चों की, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज, स्टोरीज एक्सरसाइज कर सकती है क्या इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन,
ऐसे। तो एक बार क्यू आर पढ़ के देखो, क्यू कौन सा है हमारे पास, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज, ठीक है, मोर देन द स्टोरीज। तो आप क्यू और आर एक साथ ये भी नहीं पढ़ पा रहे आप, क्यू आर जी सॉरी यार, क्यू आर इधर काटा था, यहां भी तो क्यू आर है, ये भी काट दो, खामा खा कहां मत्था लगा रहा हूं, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है। मैंने कहा था क्यू आर नहीं आ सकता एक साथ, तो जो क्यू आर मैंने यहां काटा, यहां काटना भूल गया, यहां भी तो क्यू आर है, बट अब दो ऑप्शन बचे, भाड़ में गया, अब तो दो ऑप्शन को सिंपल पढ़ लो बेटा। इसको पढ़ो, क्यों में स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बट स्टोरीज जो है वो बच्चों की इमेजिनेशन को एक एक्सरसाइज करा सकती हैं। क्यों करा सकती हैं? फिर बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज, क्योंकि वो कहानियां उनसे ज्यादा कुछ बयां करती है। सी लग रहा है? अगर मैं डी पढ़ूं मेरे बच्चे, आर पहले पढ़ लो, आर में लिखा हुआ है, आर में लिखा हुआ है मोर देन स्टोरीज। यार मोर देन स्टोरीज से शुरुआत क्यों करोगे तुम? उनसे पहले कुछ तो रिलेट होगा ना, तो वो चीज यहां पर हमने बोला यार नहीं सर, ये रिलेशन नहीं, मोर देन स्टोरीज नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? स्टोरीज कैन एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज। तो ये हिंट पे काम करो बेटा, आओ हिंट जरूर देगा सर, पेपर वाले ने हिंट ही नहीं दी। बेटा पेपर किस बात का, फिर फेल कराने नहीं बुला रहा आपको, आपका टेस्ट लेने बुला रहा है, ठीक है, हिंट ही नहीं दी, हिंट के बगैर सेंटेंस कैसे बन जाएंगे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिंट के बगैर तो सेंटेंस ही नहीं बन सकते ना बेटा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे 7 में क्या कहता है सर, एज अ रिकॉर्ड ऑफ एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, तगड़ी हिंट है बेटा, फिर वही मैं एंड को बड़ी तगड़ी हिंट बात, एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, जरूर पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्यू की हिंट पकड़ लो बेटा, ठीक है। अब कोई ना कोई तो एंड किसी ना किसी को तो जोड़ रहा होगा यार, एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमंस की सफरिंग, चेक करते हैं, एज अ रिकॉर्ड ऑफ। अब एज अ रिकॉर्ड ऑफ एंड, यार प्रेपोजिशन के बाद एंड तो नहीं आएगा बेटा, तो पी और क्यू तो नहीं हो सकता। अब भैया यहां पी क्यू लिख रखा है, गलत, पी क्यू नहीं है, पी क्यू नहीं। आगे बढ़िए, द अचीवमेंट कॉमा एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री। अब अगर मैं बोलूं द अचीवमेंट कॉमा एक्सपेरिमेंट्स, देख रहे हो, मतलब कोमा, फिर ये कोमा, जैसे राम मोहन, अगर लिख रहे हो राम कोमा मोहन, तो आगे भी तो कुछ जुड़ेगा ना बेटा। तो आपने किस चीज को जोड़ा? द अचीवमेंट पहला नाउन, एक्सपेरिमेंट्स दूसरा नाउन, अब आगे भी कुछ होगा। हिस्ट्री इज कंसिडर्ड है, द अचीवमेंट एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री इज कंसिडर्ड। यार आप आर और एस एक साथ बोल पा रहे हो बेटा? नहीं बोल पा रहे। एग्जामिनर आर एस यहां भी दिया, ये भी गलत, आर एस यहां भी दिया, ये भी गलत, वो भी दो नॉनसेंस लग रहे हैं बेटा। दो बच गए, पढ़ लो ना यार शांति से, क्या टक्कर है, पढ़ लो बेटा। क्या लिखा है देखो, एस हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, ओ ओ ओ ओ, उसके बाद पी एज अ रिकॉर्ड ऑफ, अरे ध्यान ही नहीं दिया गया। मेरे बच्चे कंसीडर के साथ एज ही तो आता है, और जबकि मेरा वहां ध्यान चला गया था, इनसेपरेबल फ्रॉम, कंसीडर्ड एज। अरे इतनी बढ़िया तो हिंट थी यार, एस और पी की हिंट थी बाबू, एस पी एक साथ है, फिर भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। पता है क्या है, कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा यहां भी एसपी नहीं है, यहां भी एसपी, लेकिन यहां भी एसपी है और यहां भी एसपी है। लेकिन एग्जामिनर शातिर है। फिर क्या पढ़ा बेटा? आर, द अचीवमेंट एक्सपेरिमेंट्स क्यू एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। फिर एस, हिस्ट्री इज कंसिडर। यार क्यू और एस के बाद नहीं पढ़ पा रहे आप, तो ये गलत हो गया, क्योंकि क्यू एस आप नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आप देखोगे बेटा तो क्यू एस नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सर ये हो गया। अब पढ़ लो बेटा, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस। तो हिस्ट्री जो है कंसीडर की जाती है कि रिकॉर्ड हमें रखा हुआ है अचीवमेंट का, एक्सपेरिमेंट का और ह्यूमन की सफरिंग का रिकॉर्ड ही हमारी हिस्ट्री है।
बिंदास, क्यों, बनी ना बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे तो ये जो इस टाइप के पैराजंबल्स होते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, 8 देखो, कहता है कैन बी इन्वेंटेड, इन्वेंट किया जा सकता है क्या, इट अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, हैज बीन इन्वेंटेड, दैट ऑल दैट। अच्छा क्वेश्चन, चेक करते हैं बेटा। देखो, कैन बी इन्वेंटेड तो पी से तो स्टार्टिंग लेंगे नहीं है, ना ली है बेटा। ठीक है, आगे कह रहा है इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, भाई क्यू स्टार्टिंग हो सकता है। फिर आगे हैज बीन इन्वेंटेड, आर स्टार्टिंग नहीं हो सकता बेटा। क्या इन्वेंट किया गया है बताओ तो सही, तो ये नॉनसेंस है। एस स्टार्टिंग हो सकता है, एस में कहता है दैट ऑल दैट, दैट किसी चीज की एक्सप्लेनेशन है, कंजंक्शन है, तो इट हैज बीन इन्वेंटेड दैट बिल्कुल है, इट अपीयर्स दैट बिल्कुल है। तो क्या अपीयर हो, तो कंजंक्शन है, वो तो उसको ऐड करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है बेटा, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है कि, इट सीम्स दैट, इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि। तो बेटा कैसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि। तो वो चीज जब आप यहां पर लिखोगे तो ये हिंट बन रही है मेरे बच्चे क्यू की, और ये हिंट बन रही है एस की, कि यार क्यूएस एक साथ लग रहा है सर मेरे को, तो इट अपीयर्स दैट, ये तो क्यूएस एक साथ लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट ओके है। हाँ, तो अगर ये स्टेटमेंट ओके है मेरे बच्चे, इस हिसाब से तो ए आंसर हुआ। हाँ, अब इस ए आंसर को लिख के देख लेते हैं क्या कह रहा है मेरे बच्चे। देखो, इट अपीयर्स, इट अपीयर्स दैट ऑल दैट, हाँ, फिर उसके बाद क्या पढ़ना, पी, ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड, हाँ, हैज बीन इन्वेंटेड। देखो पेपर में तो आप ये मार्क करके आ गए, हाँ, पेपर में तो मार्क करके आ गए, लेकिन मुझे ये चीज बहुत शानदार लग रही है बेटा, आपने मार्क कर दिया पेपर में। हाँ सर, ये आप लिख क्यों रहे हो, ऐसे तो आज तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, अब तक तो आपने कोई भी नहीं लिखा, ये क्यों लिख रहे हो, इससे इतना प्यार क्यों, क्योंकि ये चीज समझाने की है। देखो बेटा, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है कि, बेटा ये कंजंक्शन है, ये एक बात पूरी होगी बेटा, ऐसा लग रहा है कि, हाँ, अब ध्यान से सुनो, ऑल वो सारी चीजें, वो सब, ऑल, ऑल ये सब्जेक्ट है सर किसका, बेटा इसका। इस सेंटेंस में तीन बातें हैं पागल, क्या, देखो, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है कि, ऑल सब चीजें, हैज बीन इन्वेंटेड, सब इन्वेंट हो चुका है यार, ऐसा लग रहा है कि सब चीजों की खोज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि सब चीजों की खोज होगी। कौन सी चीजें, दैट कैन बी इन्वेंटेड, जो इन्वेंट किया जा सकता था, इन्वेंट किया जा चुका है, बोलते हैं ना, जो किया जा सकता था किया जा चुका है, जो पीटा जा सकता था पीटा जा चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ जो इन्वेंट किया जा सकता था, इन्वेंट किया जा चुका है। तो बेटा हुआ क्या, इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। तो ये सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट का, ये सर, ये दैट कैन बी, दैट क्या है, ये बेटा प्रोनाउन है, ऑल के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव क्लॉज है। अगर जो बच्चे जिनका प्रोनाउन हुआ है ना वो इस चीज को समझेंगे, जिनका जब होगा तब समझ जाएंगे। सो इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, ऑल सारी चीजें, दैट कैन बी इन्वेंटेड, ठीक है, आई हैव डन ऑल दैट कैन बी डन बाई मी, मैंने वो सब कुछ कर दिया जो मेरे द्वारा किया जा सकता था। ये ऑल के लिए दैट है बेटा, ऑल के लिए दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट कैन बी इन्वेंटेड, जो इन्वेंट किया जा सकता था, ये पैसिव वॉइस है। सो इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड, वो सब जो इन्वेंट किया जा सकता था किया जा चुका। ये इसकी हिंदी हुई, ये इसकी हिंदी हुई। बताओ मजा आया कि नहीं आया बेटा, है ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलो, तो ये स्टेटमेंट बन रहा है, बट बाकी पेपर में हिंट थी, आपने उसे उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का अब आप आंसर कीजिए। 9 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, 9 में कहता है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, ये लास्ट सेंचुरी का जिक्र कर रहा है बेटा। हमने बोला चलो भाई बता बता क्या हुआ, कहता है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, इंडिया की सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ क्या हुआ, एज अ टेस्टिमनी ऑफ, अब आपने क्यू पढ़ा और आर पढ़ा बेटा,
क्यू और आर एक साथ बिल्कुल नहीं लग रहा। इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। अब एक तो एक ये चीज बड़ी अच्छी है, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, इंडियन सिनेमा सब्जेक्ट हुआ, स्टैंड्स वर्ब हुई, सिंगुलर वर्ब है बेटा। तो ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त ये चीज हाँ बड़े मायने में, और किसी भी पार्ट में आपको वर्ब दिखाई नहीं देगी, ना यहां वर्ब है, ना यहां वर्ब है, ना यहां वर्ब है। तो वर्ब यहां इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, इंडियन सिनेमा स्टैंड हो करते हैं, स्टैंड हाँ। फिर एक हमारे पास आया यार स्टैंड्स के बाद, सर अगर मैं ध्यान से देखूं स्टैंड्स एज, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज, इंडियन सिनेमा स्टैंड करते हैं किसकी तरह, इसकी तरह, स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ, किसकी तरह, इसकी तरह। तो बेटा एज उससे रिलेट होने की कोशिश कर रहा है। अगर एज रिलेट हो रहा है तो हमें लग रहा है सर एस और आर, इट स्टैंड्स एज, तो स्टैंड के साथ एज आता है बेटा, जिसको नहीं याद रखना इस बात को। तो सर ऐसा लग रहा है जैसे एस के बाद आर। अगर एस आर देखूं तो बेटा यहां एस आर नहीं, यहां एस आर नहीं, यहां एस आर नहीं, यहां जो है एस आर कहां था हमारा, अच्छा एस, सॉरी, अरे ओ सॉरी, मैं ऑप्शन ये पढ़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं सारी ऑप्शन गलत है, ये था वो, एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां। मैं सोचू यार एस आर किसी में भी नहीं है, मैं सारे ऑप्शन गलत दे दिए क्या, ऊपर वाला भैया। ठीक है, तो इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज, तो हमने देखा ये एस है और ये आर है, तो एस आर एक में गिवन है, तो हमारे हिसाब से डी ऑप्शन हो। फिर हम भगवान नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं बेटा क्या, देखो इंडियन सिनेमा स्टैंड एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। अरे करेक्ट, कल्चरल लाइफ कब की, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, बिल्कुल करेक्ट है भैया। ठीक है, चलो हम सोचे मैं सारी ऑप्शन गलत दे दी एग्जामिनर ने। 10 देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है हाँ 10 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल सर्चेज फॉर नॉलेज शुड बी द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग होगी, ठीक है देखते हैं, एंड एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब आ जाएगा यहां है बेटा ये एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, तो ये एंड किसी को तो जोड़ेगा ना भैया, किसी को तो जोड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, तो लाइफ से एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, ये एस किसी ना किसी को तो जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा देखते हैं सर, देखते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के एक्सपेरिमेंट और किसको जोड़ेगा बेटा, लाइफ के एक्सपेरिमेंट और किसको जोड़ेगा, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, नहीं सर, ऑल सर्चेज फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। अगर मैं पी और एस को देखूं, हाँ सर ये जुड़ सकता है क्या, ऑल सर्चेज फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ शुड बी द बिगिनिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, शुड बी द बिगिनिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये क्यू और एस भी जुड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो मुझे नजर आ रहा है बेटा पी और एस जुड़ता हुआ, मुझे नजर आ रहा है पी और एस जुड़ता हुआ। अब अगर मैं पीएस को जोड़ू तो इसमें पीएस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो प्लूरल प्लूरल जोड़ रहा है, बड़ा बिंदास है। हिंट है, जरूरी नहीं है पत्थर की लकीर हो, एक बार पढ़ो। आर में क्या कहता है, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रुथ शुड बी द बिगिनिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो हमारी शुरुआत, शुड बी द बिगिनिंग, बिगिनिंग किसकी, द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेज फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। ये छोटी छोटी हिंट काम आएंगे आपके पेपर में, थोड़ा सा कुछ रूप देखो, क्योंकि ये आसान इसलिए पड़ता बेटा, सबसे आसान ये टाइप के पैराजंबल्स होते हैं, ये आसान इसलिए पढ़ते हैं मेरे दोस्त क्योंकि इनमें आप तुरंत से मीनिंग निकाल ले, तो एक छोटा सा सेंटेंस होता है, उनमें तो आप 10-12 सेंटेंस पढ़ते हो, इसमें आपको मामूली सा एक छोटा सा सेंटेंस दिखाई दे रहा होता है। चलो ये था सेट नंबर 1, जिसके 10 क्वेश्चन आपने यहां पर देखे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं और सीडीएस में भी और सीपीओ में भी आते हैं, मतलब सीएचएसएल में भी दे दिए थे भाई, कहीं भी कोई भी टाइप किसी भी एग्जाम में दे सकते हैं। सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। वो चीज याद रखना, अगर आप सिर्फ ये डिंगे हाँक दे कि हम कहीं कुछ भी कर लेंगे या जो भी है, नहीं बेटा, कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़िए, अब सेट नंबर 2 की माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन में आप अच्छे बन जाएंगे, और फिर मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस कराने, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। तो नेक्स्ट सेशन से हम
आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ देखोगे और उसको टैकल करोगे। चलिए पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, एक और करते हैं और फिर इस सेट में मैंने 4 सेट डाले हुए हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं मेरे बच्चे, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, नीचे उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करीब 30 क्वेश्चंस भी आप ये कर लेंगे तो आपकी बहुत तगड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। देखो जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है डियर, पहले में कहता है फॉर लॉन्ग एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन। अब एक बात बताओ यार, फॉर लॉन्ग एंड, भाई कुछ ना कुछ तो जोड़ेगा ये। अब देखो, अगर आप पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये पाओगे सर कि पी के बाद मैं एस नहीं बोल पाऊंगा। फॉर लॉन्ग एंड एग्रीकल्चर हैज बीन, अरे यार ये तो क्या, पी और एस तो जुड़ ही नहीं रहे। पीएस 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 दिया भी नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं क्यू और एस एक साथ पढ़ूं, द बैकबोन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर, इंडिया एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया एग्रीकल्चर नहीं, इंडिया सोल्जर, इंडियन सोल्जर, इंडिया सोल्जर नहीं बेटा, ये तो नॉनसेंस हो गया। इसका मतलब मैं क्यू और एस एक साथ नहीं बोल पा रहा, क्यूएस नहीं दिया, क्यूएस नहीं दिया, क्यूएस दिया। चलो आगे बढ़ो बेटा। विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन, विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन। अब हमने बोला यार, अगर मैं माय डियर स्टूडेंट आर एस पढ़ रहा हूं तो आर एस भी एक साथ नहीं बोल पा रहा। विल कंटिन्यू, देखो ये है मेरे बच्चे आर, विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन, यार ये तो कोई सेंटेंस ही फ्रेमिंग 0% मैच हो रहा है, तो आर एस भी हमारा कट गया। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं बेटा, दोनों में एस स्टार्टिंग है। एस मतलब एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग एंड, यार ये सर एस और पी भी नहीं बोल पा रहा मैं तो ये पक्का ऑप्शन बचा। अब पढ़ लो इसको, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक, ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग एंड, ठीक है, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए, एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, और आगे भी रहेगी। हमेशा से हमारी जो एग्रीकल्चर है वही हमारी इंडिया की बैकबोन रही है और आगे भी रहेगी। करेक्ट, करेक्ट। तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शंस आ गए। ठीक है भैया, तो ये कहानियां हमारी बनती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चले जाते हो, बस बहुत है। अब इनको बाकी क्वेश्चंस को कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं भी और भी करवाऊंगा डियर, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब हमारी ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे लेकिन पी वाई क्यूज करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस फिर होंगे लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो संतुष्टि देना चाहता हूं कि पुत्र आप यहां एग्जाम भी पढ़े कि ये इस साल का पेपर है और आप क्वेश्चन कर रहे हो पिछले साल के, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तक तो मैंने ये सारे सेट ऐसे तैयार किए हैं कि किसी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि हम लोगों ने अब मेहनत करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चांद सितारे लगेंगे, देर बहुत आसान लगेंगे। ये मैंने एकदम क्रीम आपको समझाया है, आपका इतना बढ़िया लेवल बना दिया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सो नेक्स्ट सेशन से अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम मुलाकात करेंगे, वहां से चीजों को समझेंगे। अब आपके पास 4 पीडीएफ ही आ चुकी होंगी। ठीक है, उन 4 पीडीएफ्स को आप चेक कर लीजिएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, वो चीजें हमें यहां पर देखनी। चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।